हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल दिया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। No. See, let us be very careful. The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also, which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well, that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a Dyson report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the Parliament on the consideration or passing of that bill, I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. I still call this law as unconstitutional, as violating the fundamental rights of Article 14, 15, 25, 26 and 29. So our legal battle will continue to ensure that this act, against this act will continue. 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा। अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है, उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। और लीगली हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए, हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। थैंक यू। देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि आज जो है हमें राहत मिलेगी और जो आज ये चल रहा है कि वक्फ बाय यूजर वाला है और जो गैर मुस्लिम जो वक्फ की कमेटी में लेकर आ रहे हैं, वक्फ बोर्ड के अंदर जो ला रहे हैं मेंबर के तौर पे, तो उसमें आज हमें राहत मिलेगी। कल हमने देखा कि 3 जो अंतरिम आदेश थे, एक तरीके से 3 पॉइंट्स पर वो कोर्ट देता रुक गया था, लेकिन आज का वक्त मांगा है। आज सरकार के जो सोलिसिटर जनरल है वो भी दलील देंगे अपनी। नहीं, इंशाल्लाह आज राहत मिलेगी, आज पूरी उम्मीद है। और जिस तरह से डीएम को इन्होंने सारी पावर दे दी है, बोर्ड से ऊपर डीएम को कर दिया है और डीएम सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता किसी भी हालत में, तो वो कहीं ना कहीं वो है। और दूसरा वक्फ बाय यूजर वाला, क्योंकि 4 लाख से ज्यादा जो है आप प्रॉपर्टीज जो है वक्फ बाय यूजर के तौर पे जो है इस्तेमाल होती चली आई हैं और पहले से मस्जिद हैं, कब्रिस्तान है, दरगाहें हैं। और दूसरा जो वक्फ के अंदर वक्फ बोर्ड के जो मेंबर हैं उसके अंदर जो है वो आज उसमें पूरी उम्मीद है कि पूरी मदद मिलेगी। जो संशोधन के पक्ष में याचिका करता है वो कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर जैसा कोई प्रावधान बाकी धर्मों के टर्म्स में नहीं है, तो फिर यहाँ क्यों? अरे भाई, वो तो पहले से है ना। मसाजिद जो है कई सौ साल पुरानी है। अब जैसे दिल्ली की 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको ये कहते हैं, तो ये तो कई सौ साल पुरानी है। अब वो उनके दस्तावेज तो आज होंगे नहीं, पहले से चली आ रही हैं। तो वो वक्फ बाय यूजर क्योंकि वो पहले से है। अब जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों ने दस्तावेज इधर उधर कर दिए, रिकॉर्ड के अंदर कर दिए। अब जैसे लुटियन जोन है, अब लुटियन जोन के अंदर जो 123 प्रॉपर्टीज हैं, जब ये उसने अंग्रेज हुकूमत थी तो उसने 1913 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था और दिल्ली को जब राजधानी बनाने का ऐलान किया था तो ये सारी जमीनें एक्वायर कर ली थी। एक नोटिफिकेशन पे सारी जमीनें एक्वायर कर ली, मौके पर नहीं पहुंचे और उन जमीनों को दर्ज करा दिया सरकारी दस्तावेज में। तो आज जो 123 प्रॉपर्टी है वो सबसे बड़ी मिसाल है कि उसमें से 62 प्रॉपर्टी जो है वो डीडीए के रिकॉर्ड में है और 61 प्रॉपर्टी जो है एलएनडीओ के रिकॉर्ड में है। तो वहां जो है मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाहें और मदरसे एग्जिस्ट करते हैं ना, वो तो पहले से हैं। पार्लियामेंट की मस्जिद है जिसमें बहुत सारी हैं, जिसमें नर्सरी मस्जिद है बहुत सारी हैं, जिसमें तिकोना कब्रिस्तान है और बराबर डीपीएस के पीछे 484 खसरा है। ऐसी सारी वो प्रॉपर्टी बहुत पहले से हैं और वो तो आया और नोटिफिकेशन, तो ये कोई चीज नहीं है कि अगर वो कह रहे हैं तो ऐसे कैसे। वहां पे मस्जिद है, वन से वक्फ ऑलवेज वक्फ। अगर मस्जिद है तो मस्जिद को आप तोड़कर क्या करोगे? कब्रिस्तान की जगह में क्या करोगे अगर वो वक्फ बाय यूजर इस्तेमाल हो रहा हो? और ये तो हमेशा से है, कोई नया तो है नहीं। लेकिन सर एक सवाल और होता है, क्या भविष्य में भी आप लोग चाहते हो कि वक्फ बाय यूजर कायम रहे? पुराने मामले तो आप बता ही रहो, तो अगर ये बहाल होगा या आप कह रहे हो कि ये हटाया तो गलत होता है, तो भविष्य में इस तरह वक्फ बाय यूजर बिल्कुल वक्फ बाय यूजर हो ना। गवर्नमेंट हुकूमतें अपने अपने तौर पर जो है रिकॉर्ड को इधर उधर करती रहती हैं।
कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर की और रेवेन्यू रिकॉर्ड में गवर्नमेंट का आ गया तो क्या वो चीज थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। जो वहां एग्जिस्ट करती है वो जिस पर्पज के लिए, अगर वो वक्फ, अगर ये कब्रिस्तान के लिए यूज हो रहा है तो वो कब्रिस्तान है, मस्जिद के लिए यूज हो रहा है तो वो मस्जिद है, मदरसा, ईदगाह, ये सारी चीजें हैं। तो अगर वो है तो आप उसको क्यों बदलना चाहते हो, उसका नेचर क्यों बदलना चाहते हो। उच्चतम न्यायालय ने जो आज अंतरिम रिलीफ दिया है उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। और वो सारे पॉइंट जो हमने पिटीशन में रखे थे, जो हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, उसको ज्यादातर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, कंसीडर किया। और आज जो रिलीफ है वो ये दर्शाती है कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो पूरी तरह से संविधान को मटिया मेट करने वाले थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि ये संविधान की जीत है, ये किसी पक्ष की जीत नहीं है, संविधान की जीत है। और आने वाले दिनों में जब फिर से सुनवाई होगी तो माननीय उच्चतम न्यायालय और मजबूती से इसमें रिलीफ देगा और सरकार की जमीन हड़पने की जो साजिश है उस साजिश को माननीय उच्चतम न्यायालय रोकेगा, मुझे पूरा विश्वास है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर